Okay, Ji. So, classes of hormones. As we have already studied in our previous lecture about hormones and their functions and what are their properties. So now come towards the classes of hormones. Classes क्या होती हैं hormones की? There are 8 main classes of hormones present in human body. Number 1 peptide, number 2 catecholamines, number 3 eicosanoids, number 4 steroids, number 5 retinoids, number 6 thyroid, number 7 vitamin D and number 8 नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये सब क्या हैं? ये क्लासेस हैं किसकी? हार्मोन्स की. पेप्टाइड में कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? एग्जांपल जो पेप्टाइड के होते हैं या प्रोटीन इन नेचर होते हैं वो उसमें उनमें आ जाते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. फिर कैटेकोलामीन में कौन से आ जाते हैं? एपिनेफ्रीन. आइकोसानॉइड्स में कौन से आते हैं? PGE1 वगैरह आ जाते हैं. स्टेरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन. विटामिन डी में 125 जो है 25 डाईहाइड्रोक्सी खोला कैल्सिफिलोर होता है. और रेटिनॉइड में रेटिनोइक एसिड होता है. थायराइड में थायरोनीन होता है. और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है. तो ये सारे जो है ना ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिनकी एग्जांपल्स आगे हैं. इनकी जो सिंथेटिक पाथवे होता है वो क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन का की प्रोटीलिटिक प्रोसेसिंग होती है ऑफ प्रो हार्मोन की. इनका एक प्रो हार्मोन होता है, उससे जो है ना वो उसके आगे फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो उससे इंसुलिन और ग्लूकागोन बन जाता है. एपिनेफ्रीन जो है वो फ्रॉम टायरोसिन से बनता है. और PGE1 जो है वो फ्रॉम अराकिडोनाइट से बनता है. ये एक फैटी एसिड है. और जो टेस्टोस्टेरोन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है. इसके बाद जो विटामिन डी है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है. रेटिनॉइड विटामिन ए से बनता है. थायराइड जो है वो थायरोग्लोबुलिन से बनता है. और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. जो पहले 3 हमारे पास क्लासेस हैं पेप्टाइड की, कैटेकोलामीन के और आइकोसानॉइड्स की, वो मेनली उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं और सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं. फिर हमारे पास आते हैं स्टेरॉइड, विटामिन डी, रेटिनॉइड, थायराइड और नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा बाकी जितने भी बचते हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है थ्रू न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. कि वो कैसे काम करते हैं? वो या तो जो उनके रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा वो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का मतलब है कि जो DNA से RNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसको रेगुलेट करना कि किस लेवल तक बनाना है मैसेंजर RNA और किस लेवल तक नहीं बनाना. उसके बाद है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं इसमें, एंड सेकेंड मैसेंजर होता है. और सेकेंड मैसेंजर जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि मोड ऑफ एक्शन जो कि सही जो एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं. पेप्टाइड हार्मोन्स में हैव फ्रॉम 3 to over 200 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज. इनके अंदर 3 से लेकर 200 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हो सकते हैं. दे इंक्लूड द पेंक्रियाटिक हार्मोन्स इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन. इसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं इंसुलिन आता है, ग्लूकागोन आता है और सोमेटोस्टेटिन आता है. एंड ऑल द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. और इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस से यानी कि माइंड ब्रेन से रिलीज होते हैं, और ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन में होता है. तो इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन के अलावा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दैट दे ऑल आर पेप्टाइड इन नेचर. These hormones are synthesized on ribosomes. ये जाहिर सी बात है कि कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होते हैं एज लॉन्गर प्रिकर्सर्स प्रोटीन्स. और जब ये बनते हैं तो ये बड़ी बड़ी सी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम प्रो हार्मोन भी कहते हैं या प्रो प्रोटीन भी कहते हैं, विच आर पैक्ड इनटू सिक्रेटरी वेजिकल्स. जिनको जो है ना सिक्रेटरी वेजिकल्स गोल्जी एपरेटस के थ्रू और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पैक करके जो है ना वो उनको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है एंड प्रोटियोलिटिकली क्लीव्ड. और फिर उनको जो है ना वो प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर दिया जाता है. प्रोटियोलिटिकली क्लीव करने का मतलब है कि प्रोटीन्स की मदद से उसको काटना. तो उसको एंजाइम्स की मदद से काट दिया जाता है टू फॉर्म एक्टिव पेप्टाइड्स, जिससे जो है ना वो हमारे पास एक्टिव पेप्टाइड्स, एक्टिव प्रोटीन्स यानी कि एक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्टिव हार्मोन्स बन जाते हैं. वो एक्टिव हार्मोन्स जो है ना वो अगर इंसुलिन का है तो वो इंसुलिन है, और ग्लूकागोन है तो वो ग्लूकागोन है. और उस तरह से वो जो है ना वो एक्ट करते हैं, अपना अपना काम जिसने जो करना होता है वो अपना अपना काम परफॉर्म करता है.
अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एक एग्जांपल है इंसुलिन की कि कैसे पहले प्रोटीन बनती है, उसके बाद कैसे जो है ना वो मेच्योर एक प्रोटीन बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्री प्रो इंसुलिन बनता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्री प्रो इंसुलिन में कि ये एक इतना ये मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, इतना लंबा, यहाँ से रेड वाले पोर्शन से शुरू हो रहा है, लाइट ब्लू तक आ रहा है। इसमें एक तरफ अमोनिया लगा हुआ है हमारे पास, वो सिग्नल जो रेड कलर का है वो सिग्नल सीक्वेंस है। फिर उसकी जो है ना 3 सब यूनिट्स हैं, सी, ए और बी, और जो ए वाला है उसके एंड पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। जब प्री प्रो इंसुलिन से सिग्नल सीक्वेंस हटा दिया जाता है तो वो प्रो इंसुलिन बन जाता है। तब आप यहाँ पे देखें कि सिग्नल सीक्वेंस हटा दिया हुआ है और अमोनिया जो है वो बी वाले कंपोनेंट पे आके लग गया है। अमोनिया के बी कंपोनेंट पे आके लगने के साथ साथ जो है ना वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी बन गए हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। जब ये सारे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद प्रो इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन बनाने के लिए या इंसुलिन बनाने के लिए क्या होता है कि जो सी पेप्टाइड था उसका पोर्शन जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। जब सी पोर्शन निकल जाता है तो ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन, चूँकि वो पहले ही हुए हुए थे, वो ज्वाइन रह जाते हैं, बाकी सारा कट के बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोटीन आई है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड मेच्योर इंसुलिन प्रोटीन, जो कि हार्मोन के तौर पे काम करती है और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ओके जी, नेक्स्ट इज कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं? द वाटर सोल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो शामिल हैं। ये क्या होते हैं? कैटेकोलामीन्स होते हैं, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। ये टायरोसिन से बनते हैं एंड नेम्ड फॉर द स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड कैटिकोल। टायरोसिन से बनते हैं और इनको जो है ना वो नेम है ना वो एक स्ट्रक्चरली सिमिलर रिलेटेड कंपाउंड है कैटिकोल, वहाँ से इसको दिया गया। तो कैटिकोलामीन्स मेड इन द ब्रेन, ये बनते कहाँ पे? ये ब्रेन में बनते हैं, अदर न्यूरल टिश्यूज़, और जितने न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं ना, गैंग्लियन वगैरह न्यूरल टिश्यूज़, ये उसमें बनते हैं। फंक्शन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इनका काम क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करते हैं। बट लेकिन जो एपिनेफ्रीन होता है जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रीन जिसको नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो मेड एंड सिक्रेटेड एज हार्मोन्स बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं ये एड्रीनल ग्लैंड से बनते हैं, ये ब्रेन से नहीं बन रहे होते। ये कहाँ से बन रहे होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? टायरोसिन होता है, टायरोसिन से एल डोपा बनता है, एल डोपा से डोपामीन बनता है, डोपामीन से नॉर एपिनेफ्रीन, और नॉर एपिनेफ्रीन से एपिनेफ्रीन बनता है। तो डोपामीन और एल डोपा वगैरह जो है ना ये ब्रेन में बन रहे होते हैं, उसके बाद आगे जो है ना वो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन बनता है। नेक्स्ट इज आइकोसानॉइड। आइकोसानॉइड क्या है? द आइकोसानॉइड हार्मोन्स, इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं वो आते हैं हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स और लिकोट्राइन्स वगैरह के जो हार्मोन्स हैं वो वाले हार्मोन्स आते हैं। आर डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनेट। ये एक 20 कार्बन अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, उससे जिसका नाम है रैकिडोनेट, उससे इसको बनाया जाता है, उससे डिराइव किया जाता है। रैकिडोनेट हैज़ बीन एंजाइमेटिकली रिलीज्ड, ये जो है ना वो एंजाइमेटिकली रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाय फॉस्फोलाइपेज A2। कहाँ से कैसे रिलीज होता है? एंजाइमेटिकली रिलीज होता है किससे? मेम्ब्रेन से, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। और कैसे रिलीज होता है? बाय फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज क्या है? एक एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज A2। उस एंजाइम की मदद से एंजाइमेटिकली ये रैकिडोनेट जो है ना वो मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आइकोसानॉइड्स की एक एग्जांपल है, एक टाइप है जो आइकोसानॉइड हार्मोन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, कि स्मूथ मसल्स की कंसंट्रेशन को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन एंड यूट्रस। और कौन कौन से मसल्स को, स्मूथ मसल्स को ये बढ़ा रहे होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं? उसमें हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाती है और यूट्रस आ जाता है। कैन बी यूज टू इंड्यूस लेबर पेन, और ये जो है ना वो लेबर पेन्स को इंड्यूस करने में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना वो यूज़ होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड से रैकिडोनेट बनता है, रैकिडोनेट से हमारे पास जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, और तीनों के तीनों क्या हैं? आइकोसानॉइड्स। नेक्स्ट आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स वैसे सबने बहुत ज़्यादा सब लोग फेमिलियर हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स से, कि हम कहते रहते हैं ऐसे कि जी स्टेरॉइड देते हैं इनको, या इस तरह चीज़ें डिफरेंट हार्मोन्स की। तो स्टेरॉइड जो है वो आपका सबसे एंड वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब कोई भी और ट्रीटमेंट जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा तो फिर आपको स्टेरॉइड देने चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बचाने वाले तो होते हैं लेकिन ये इतने वो नहीं होते,
इनके बहुत सारे आगे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो द स्टेरॉयड हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इन सेवरल एंडोक्राइन टिश्यूज़, बहुत सारे एंडोक्राइन टिश्यूज़ जो है ना वो स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड कैरिड टू द टारगेट सेल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू करियर प्रोटीन्स। और इनको जो है ना वो लेके जाया जाता है कैरी करके ब्लड स्ट्रीम तक, और वो कैरी कौन करता है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो इनको कैरी करके लेकर जाती हैं। Over 50 corticosteroid hormones of two general types are produced in the adrenal cortex। तकरीबन 50 corticosteroid hormones जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। उनकी जो ना जनरली दो टाइप्स होती हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होती हैं बाय रिएक्शंस दैट रिमूव द साइड चेन्स फ्रॉम डी रिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन टू फॉर्म कीटो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और वे कैसे बनती हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक डी रिंग होता है, तो उस डी रिंग की जो साइड चेन्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं एंड और वहाँ पे क्या कर देते हैं? इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ऑक्सीजन, ताकि वहाँ पे कीटो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएं। तो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन से कॉर्टिसोल, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि एस्ट्राडियोल है जिसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ये एस्ट्रोजन है कि हमारे पास क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन है। ये दोनों क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि 4 रिंग्स बने हुए हैं। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जिसमें 4 रिंग्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी चेंजेस करके यहाँ पे OH लगा के और इस तरह मिथाइल ग्रुप्स लगाकर और यहाँ पे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना के जो है ना वो ये एस्ट्रोजन बन जाता है, और ये नीचे वाला जो है वो क्या बन जाता है? टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास विटामिन डी हार्मोन। विटामिन डी क्या है? इसका भी सबको पता है कि विटामिन डी जो है ना वो हमारी बॉडी में ऐसे तो प्रोड्यूस होता नहीं है। कैसे प्रोड्यूस होता है? सनलाइट की मदद से प्रोड्यूस होता है। वैसे अपने आप ये प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता हमारी बॉडी में। तो विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाता है। तो कैल्सीट्रायोल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विटामिन डी। कैसे प्रोड्यूस होता है? विटामिन डी से प्रोड्यूस होता है बाय हाइड्रोक्सिलेटिंग एंजाइम्स इन द लिवर एंड किडनीज। कैसे? विटामिन डी से प्रोड्यूस होता है कैल्सीट्रोल, जो कि कैसे बन रहा होता है? हाइड्रोक्सिलेट करके एंजाइम्स को इन द लिवर एंड किडनीज। विटामिन डी इटसेल्फ इज ऑब्टेन्ड इन द डाइट और बाय सनलाइट। विटामिन डी जो है वो इटसेल्फ ऑब्टेन होता है कैसे? डाइट से और बाय सनलाइट से। तो हमारी जो डाइट है, जो हम खाते हैं, हम डाइट के थ्रू भी विटामिन डी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम जो है ना वो सनलाइट के थ्रू, फोटोलाइसिस के थ्रू भी विटामिन डी जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर अपने आप कभी भी विटामिन डी नहीं बनता। इनएडिक्वेट डाइटरी विटामिन डी, अगर हमारे अंदर इनएडिक्वेट हो डाइटरी विटामिन डी और डिफेक्ट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कैल्सीट्रायोल, या इसके अलावा कोई डिफेक्ट्स आ जाएं कि बायोसिंथेसिस जो कैल्सीट्रोल की विटामिन डी से होनी है वो नहीं हो रही, तो इट रिजल्ट्स इन सीरियस डिजीजेज। तो इससे जो है वो सीरियस डिजीजेज हो जाती हैं, सच एज रिकेट्स इन विच बोन्स आर वीक एंड मालफॉर्म्ड, जिसमें बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और मालफॉर्म्ड हो जाती हैं। और रिकेट्स के आप लोगों ने 9th-10th की बायो की बुक्स में भी जो है ना वो पिक्चर्स, इमेजेस देखी होंगे कि रिकेट्स में बोन्स कैसे डिफॉर्म हो जाती हैं, और जो पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन का, वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल होता है हमारे पास, जिस पे यूवी लाइट डलती है। अच्छा, विटामिन डी जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो उस पर यूवी लाइट डलती है। जब यूवी लाइट उस पर डलती है तो विटामिन D3 उससे, जिसको हम जो है ना वो कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, तो ये जो कोलीकैल्सिफेरॉल है विटामिन D3 वो बनता है। अब ये जो विटामिन D3 है ना उससे आगे 2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनता है, और फिर आगे 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है रेटिनॉइड हार्मोन्स। रेटिनॉइड हार्मोन्स में ये बेसिकली विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो रेटिनॉइड हार्मोन आर पोटेंट हार्मोन दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ। ये क्या रेगुलेट करते हैं? ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, सर्वाइवल को, एंड डिफ्रेंशिएशन वाया न्यूक्लियर रेटिनॉइड रिसेप्टर्स। और डिफ्रेंशिएशन में हेल्पफुल होते हैं। जब सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, उनकी डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है कि ये लिवर सेल्स हैं, ये पेंक्रियाटिक हैं, ये किडनी के सेल्स हैं, ये ब्रेन के सेल्स हैं, एंड सो ऑन। तो डिफ्रेंशिएशन में, सर्वाइवल में सेल्स की, और इसके अलावा सेल्स की ग्रोथ में रेटिनॉइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्रो हार्मोन रेटिनोल, इससे पहले एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं रेटिनोल।
तो रेटिनोल इज सिंथेसाइज्ड प्राइमरीली इन लिवर, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, लिवर में, फ्रॉम विटामिन ए से, एंड मैनी टिश्यूज कन्वर्ट रेटिनोल टू द हार्मोन रेटिनोइक एसिड, और बहुत सारी टिश्यूज हमारे अंदर ऐसे हैं कि जो कि विटामिन ए से जो रेटिनोल बना है उस रेटिनोल को कन्वर्ट कर देते हैं रेटिनोइक एसिड से, और इसी रेटिनोल से ही हमारे पास जो है वो रेटिनॉइड्स बनते हैं। तो बीटा कैरोटीन है सॉरी, उसके बाद उससे हमारे पास विटामिन ए यानी कि रेटिनोल बनता है, विटामिन A1, और रेटिनोल से आगे हमारे पास रेटिनोइक एसिड बनता है। जो रेटिनोइक एसिड है इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये वो वाली स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जो कि हमारी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। उसके बाद है थायराइड हार्मोन्स, इसका भी सबको पता है कि जो थायराइड के ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन्स। द थायराइड हार्मोन्स T4, इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं, एंड T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, आर सिंथेसाइज्ड इन द थायराइड ग्लैंड्स, ये थायराइड ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द प्रिकर्सर प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन। कैसे सिंथेसाइज होते हैं, थायरोग्लोबुलिन एक प्रिकर्सर प्रोटीन है उससे, थायरोग्लोबुलिन सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उससे आगे फिर जो है ना वो थायरोग्लोबुलिन टायरोसिन 1 जो कि हमारे पास क्या होती है आयोडीनेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं वो लगती है, फिर प्रोटीलिसिस हो जाती है, तो थायरॉक्सिन T4 और T3 जो है ना वो बन जाते हैं हमारे पास। 2 टायरोसिन रेजिड्यूज इन थायरोग्लोबुलिन आर एंजाइमेटिकली आयोडीनाइटेड, उनको एंजाइमेटिकली जो है ना वो आयोडाइज कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे आयोडीन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, एंड कोवलेंटली ज्वाइंड, और उनको कोवलेंटली ज्वाइन कर दिया जाता है, फिर प्रोटीलिसिस की जाती है, देन रिलीजेस फ्री T4 एंड T3। जब प्रोटीलिसिस हो जाती है तो फिर T4 और T3 जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। दे स्टिमुलेट एनर्जी शील्डिंग मेटाबॉलिज्म, इनसे जो है ना वो एनर्जी शील्डिंग मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, स्पेशली in liver, especially in liver and muscles by activating the expression of genes encoding key catabolic enzymes। तो ये जो स्टिमुलेट करते हैं किसको, एनर्जी हील्डिंग मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी हील्डिंग मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया और जिस तरह के डिफरेंट, स्पेशली इन लिवर और मसल्स, और स्पेशली वो वाले एनर्जी हील्डिंग मेटाबॉलिज्म जो कि लिवर और मसल्स में हो रही है उनको स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करता है, बाय एक्टिवेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, उन जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा के इनकोडिंग की कैटाबॉलिक एंजाइम्स, जो कि उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NOB इसको कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिलेटिवली स्टेबल फ्री रेडिकल, ये क्या है, ये रिलेटिवली स्टेबल है, फ्री रेडिकल है, सिंथेसाइज फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको जो है ना वो सिंथेसाइज होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, एंड द ग्वानिडीन नाइट्रोजन, और ग्वानिडीन के नाइट्रोजन से, ऑफ आर्जिनिन इन अ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय NO सिंथेज। दिस एंजाइम इज फाउंड इन मैनी टिश्यूज, ये जो NO सिंथेज है ये बहुत सारे टिश्यूज में पाया जाता है, एंड सेल टाइप्स और बहुत सारे सेल्स में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, मैक्रोफेजेस, हेपेटोसाइट्स, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द किडनी। तो न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स का सबको पता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस का भी सबको पता है क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं, हमारे अंदर विजुअल ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में वो सारे स्मूथ मसल्स हैं, तो स्मूथ मसल सेल्स। फिर एंडोथेलियल सेल्स कौन से होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ, अंदर की जो लाइनिंग है वो एंडोथेलियल सेल्स की होती है, एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द किडनी, और किडनी की जो बाहर आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियल सेल्स की। तो आर्जिनिन प्लस 1/1/2 NADPH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं जब, तो हमारे पास क्या बनता है, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस सेट्रोलिन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। उसके बाद है हमारे पास हार्मोन रेगुलेशन। हार्मोन्स तो हमने भी पढ़ लिया, उसकी क्लासेस भी पढ़ ली। अब इनको हार्मोन्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है और इनका क्या फंक्शन है, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, कि कौन से मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है बॉडी में से, कौन से को नहीं निकालना, पानी कब स्टोर करना है बॉडी में, पानी को कब बाहर निकालना है बॉडी से, कौन सी नर्व इम्पल्स कब भेजनी है, कौन सी नर्व इम्पल्स कब नहीं भेजनी है, तो हर कब ग्रोथ होनी है, कब नहीं होनी है, डाइजेशन कैसे शुरू करनी है, तो ये सब कुछ जो है ना वो हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम receives input from many internal and external sensors, signals about danger, hunger, stress, blood composition, dietary intake and pressure। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो
एक्सेप्ट करता है, हर तरह के सिग्नल्स एक्सेप्ट करता है, चाहे वो विद इन दी बॉडी हैं, चाहे वो बॉडी के बाहर से आ रहे हैं। वो ये भी परसीव करता है कि यहाँ पे डेंजर है नहीं है। हंगर हमें फील होती है तो वो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। स्ट्रेस, ब्लड कॉम्पोजिशन, डाइटरी इनटेक एंड प्रेशर, हर चीज़ जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, हमारे ब्रेन को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो ज़रिया होता है वो क्या होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स होते हैं वहाँ पे। दे orchestrates the production of appropriate hormone signals by several endocrine tissues of the body। ये क्या करते हैं, ये जो एक अप्रोप्रिएट हार्मोन सिग्नल है वो जनरेट होता है, और कैसे कहाँ से जनरेट होता है, वो जाहिर सी बात है एंडोक्राइन टिश्यूज से बॉडी के, और उससे फिर जो है ना वो हार्मोन रिलीज़ होता है। और जब हार्मोन रिलीज़ होता है तो हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक सिग्नल होता है जो कि ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो द लेवल ऑफ वेरियस हार्मोन रेगुलेट स्पेसिफिक सेलुलर प्रोसेसेस। तो ये जो इनके लेवल्स होते हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा, जैसे भी ये चीज़ें जो है ना इसको रेगुलेट करती हैं हमारे तमाम सेलुलर प्रोसेसेस को। नेक्स्ट इज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, एट ईच लेवल ऑफ हार्मोनल कैस्केड। हमें सबको पता है कि जब भी कोई भी काम होता है तो एक ही चीज़ पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं कर रही होती, पूरा प्रोसीजर एक ही चीज़, एक ही एंजाइम, एक ही हार्मोन से नहीं हो रहा होता, बल्कि वहाँ पे चेन ऑफ हार्मोन्स या चेन ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में 8-9 एंजाइम्स लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो 8-10 जो है ना वो स्टेप्स फिर होते हैं, तो एक प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोलिसिस होता है। तो वो जो 8-9 स्टेप्स हैं, ठीक है, वो उसके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टेप्स हैं। इसी तरह हार्मोन्स भी ऐसे ही करते हैं, पहले एक हार्मोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, इस तरह हार्मोन्स की चेन होती है जो कि फिर एक प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, जब ऐसा जो हार्मोनल कैस्केड होता है, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, तो वहाँ पे हमेशा जो है ना वो पॉसिबिलिटी होती है फीडबैक इनहिबिशन की, ऑफ अर्लियर स्टेप्स, शुरू वाले स्टेप्स की, इन द कैस्केड में, बाय कैसे, एन एलिवेटेड लेवल ऑफ द ultimate hormone or of one of the intermediate hormone inhibits release of the earlier hormones in the cascade from the hypothalamus or pituitary। होता क्या है बेसिकली कि ये अगर कैस्केड है हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स का, तो अगर यहाँ वाला ये जो कॉर्टिसोल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट हो गई है हार्मोन की, तो ज़्यादा अमाउंट जो हार्मोन की है वो अपने आप सिग्नल भेज देती है पीछे की तरफ कि और बनना बंद कर दो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया हूँ और आगे सारे काम कर लूँगा। तो ये जो वापस सिग्नल जाता है इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, और पीछे वाले जो हार्मोन्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो दीज फीडबैक मैकेनिज्म अकम्प्लिश द सेम एंड एज द एलोस्टेटिक मैकेनिज्म दैट लिमिट द आउटपुट ऑफ अ बायोसिंथेटिक पाथवे। और इससे जो है ना वो इस पाथवे का जो भी आउटपुट है वो क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है कि वो और ज़्यादा नहीं होता। अ प्रोडक्ट इज़ मेड ओनली अंटिल द नेसेसरी कंसनट्रेशन इज़ मेड। एक प्रोडक्ट सिर्फ तब तक बनता है जब तक नेसेसरी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन अचीव नहीं होगी। जब नेसेसरी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन अचीव हो गई उसके बाद आगे जो है ना मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनता। और वो कैसे नहीं बनता कि फीडबैक इनहिबिशन हो जाती है, आगे वाला ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो पीछे सिग्नल भेज देता है कि बस करो और पीछे से मज़ीद जो है वो लोड ना भेजो, क्योंकि आगे मैं पहले बहुत ज़्यादा हूँ और ज़्यादा इस सेल में स्टोर नहीं हो सकता। These are the references, students.